है 10वां पाठ। ठीक है, हमको कोशिश करना है कि इसको एक शॉट में रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, हालांकि नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा टेलीग्राम पर इसको, लेकिन इसको ध्यान से खाली सुनना है, बस सुनने के साथ ही तो अच्छा हो जाएगा। ध्यान, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। कहता है वे जीव जो हम नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते, उसे कैसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव अथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई है ना। इसके बाद थोड़ा सा और है, ये वह जीव है जो हमारे साथ उस समय से आ रहे हैं जब हम उन्हें पहचानते नहीं थे। मनुष्य में होने वाली अधिकांश बीमारियों के जनक सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु हम बहुत से सूक्ष्म जीव के अनजाने जाने में सदियों से उपयोग ले रहे हैं और उसको हम लोग कैसे करते थे, ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे। जैसे कि दही में उपस्थित, शराब में उपस्थित, पनीर में उपस्थित इत्यादि बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। इसीलिए तो पाठ का नाम रखा है कि मानव जीवन है ना में सूक्ष्म जीव, माने कि मानव के कल्याण सूक्ष्म जीव कैसे कैसे करता है। ये सूक्ष्म जीव अत्यधिक अनुकूलित होते हैं और हर आवास में हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी के ऊपर, नीचे, ध्रुव में भी, बर्फ पर भी, गर्म झरना में भी, अम्लीय पदार्थ में भी, क्षारीय में भी, है ना। इस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस तक के शरीर के अंदर, शरीर के बाहर सभी जगह पर कार्य करते हैं, ये पाए जाते हैं, है ना। कौन? तो सूक्ष्म जीव, है ना। एक और सूक्ष्म जीव की परिभाषा मिलता है ना, कि देखो सूक्ष्म जीव से क्या चीज है, सबसे, है ना, सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म जीव जीव है ना सर्वव्यापी, सभी जगह पाया जाता है। हवा में, भूमि में, जल में, दूध में, फल में, सब्जी में, हमारे मुख गुहा से लेकर त्वचा, आंत आदि सब में होते हैं, है ना। जैसे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, प्रोटोजोआ, है ना, कवक, फंगस, वायरस, वाइडियोइड्स, विरेरियन, प्रियन इत्यादि सबका चीज सूक्ष्म जीव है, ठीक है। बहुत से सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो कुछ मानव से कल्याण भी होता है। इसलिए हम लोग 11 क्लास में पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो इसको बारे में और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे कैसे लाभदायक है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कहता है सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, ये मृदा, हवा, जल, पानी सभी जगह पाए जाते हैं, पौधों में भी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग का टॉपिक पढ़ना है कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आया कहता है कि देखो कहाँ कहाँ सूक्ष्म जीव घर में उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले दही में यानी कर्ड में, ठीक है ना। काचे में कैसे होता है कि सूक्ष्म जीव है ना लैक्टोबैसिलस जो है ना कच्चे में दही में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारे पेट में भी सूक्ष्म द्वारा उत्पन्न होते हैं और रोगों को रोकने में भी बैक्टीरिया मदद करते हैं। जैसे कि हम लोग हम लोग के पेट में जो होता है कैसे करता है, तो टाइट जो है प्रोटीन को तोड़ देता है ना, और दूध को दही परिवर्तित करके पाचन क्रिया करता है। इसलिए छोटा छोटा बच्चा जब रहता है, जब उल्टी करता है तो वह दूध नहीं बल्कि दही बदलता है। इसके बाद ब्रेड में भी इसका उपयोग होता है सूक्ष्म जीव के। ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूथा जाता है यानी साना जाता है और इसको किण्वन के लिए कुछ देर छोड़ दिया जाता है अथवा ईस्ट मिला करके छोड़ देता है, जिससे आटे में CO2 गैस उत्पादन होता है और आटा फूल कर उभर जाता है और इसे है ना ब्रेड बनाने में कैसे होता है, काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है और अच्छा होता है, स्वाद आता है ना। यानी कि इसमें भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। इसके बाद राइपेनिंग में, राइपेनिंग का होता है ना, तो जीवाणु का उपयोग पनीर या चीज तैयार करने में भी होता है ना। और इसी को पनीर बनाने की प्रक्रिया कैसे करते हैं, राइपेनिंग कहते हैं। सुगंधित आ जाता है यानी कि सूक्ष्म जीव में यहाँ भी है। फिर एकल कोशिका प्रोटीन में भी है ना, यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन किसे कहते हैं, तो कहेंगे इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें 60% प्रोटीन और सभी खनिज लवण, विटामिन, असंतृप्त वसा होते हैं। और ईस्ट को भी इसमें शामिल किया गया है, सिंगल है ना सेल प्रोटीन जिसे ACP कहते हैं, एकल कोश का प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद छाछ में भी होता है उपयोग किसका, तो सूक्ष्म जीव का। छाछ को इंग्लिश में बटर मिल्क कहते हैं, ठीक है ना। दही से मक्खन निकाल लेने के बाद प्राप्त उत्पाद को छाछ कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग देते वैसे मट्ठा के नाम से भी जानते हैं। या मक्खन को अलग करने के बाद बचा हुआ अवशेष तरल पदार्थ छाछ कहलाता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिक या लिकोनोस्टोक्सिट्रोवायरस जीवाणु उपस्थित रहते हैं। इसमें किसका उपयोग होता है, तो सूक्ष्म जीव का। इसके बाद आता है पनीर, पनीर में सूक्ष्म उपयोग होता है। चीज है ना, प्राचीन समय से हम लोग पूरे दूध से बना रहे हैं पनीर, ठीक है। और वसा एवं केसिन प्रोटीन को हटा कर कैसे बनाता है, आमतौर पर प्रोटीन पनीर 3 प्रकार का होता है, वो कोमल वाला है, वो अर्ध ठोस है, वो कठोर। कोमल वाला में क्या होता है कि जल की मात्रा 50 से 60% होती है, इसको कहते हैं हम लोग केमम्बर्ट पनीर। और अर्ध ठोस इसमें जल की मात्रा उससे भी कम होती है 45%, जैसे कि सेफीफोर्ट पनीर। और कठोर इसमें 40% से भी कम जल होता है, इसलिए इसे कैसे कहते हैं, तो कठोर पनीर कहते हैं। जैसे में इसको नाम जाना जाता है चिड़कार पनीर। ये था हमारे घरेलू में होने वाला उपयोग
जिसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। लेकिन इसके अलावा भी है औद्योगिक में, फैक्ट्रियों में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है ना। कहता है उद्योग में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों में किया जाता है, जैसे मादक पेय, माने कि पीने के बाद जो मदहोशी कर दे, दिमाग को शून्य कर दे, मस्तिष्क काम करना कम कर दे, तो उसे मादक पदार्थ, मादक पेय कहते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है ना, इसको भी उपयोग करा जाता है फैक्ट्रिया में। पहला है किण्वन प्रक्रिया में, फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी किण्वन का होता है, तो किण्वन को बायोलॉजी में सड़ना कहते हैं लोग, ठीक ना। कहता है एल्कोहलीय पेय की प्राप्ति किण्वन के विभिन्न प्रक्रिया से संसाधन कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, तथा वाइन यानी बियर, इसका बिना उत्पादन संभव नहीं है ना। विस्की बॉडी को किण्वित करके रस के समासन द्वारा कच्चे कहते हैं तैयार करता है। ये कच्चे पदार्थ पर निर्भर करता है, अर्थात इसको किस तरह से बनाया जाता है। साधारणतः देहात में से घास भूस, मीठा, किशमिश, महुआ इत्यादि से भी बनाया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ठीक है ना। इसमें ही सूक्ष्म जीव होते हैं और ये अन्य सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से कुछ करते हैं, रोकते हैं, इसलिए इन्हें कुछ करते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है ना। अच्छा, एंटी वन विपरीत होकर करता है। ये दो प्रकार के होते हैं एंटीबायोटिक, दो प्रकार के, एगो विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एगो विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। विस्तृत में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रतिजैविक विभिन्न समूहों में विभिन्न संरचना वाले अनेक प्रकार के रोग जनकों को नष्ट कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक है, इसको ध्यान रखना है ना। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सबसे पहला एंटीबायोटिक बनने वाला पेनिसिलिन है। और इसके बाद आता है विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसमें क्या होता है ना कि इस प्रकार के प्रतिजैविक केवल एक ही प्रकार के रोग जनक के लिए प्रभावी होता है, माने कि विशिष्ट में एक ही प्रकार के रोग ओकर लिए काम करेगा, सब रोग के लिए काम नहीं करेगा। हालांकि एंटीबायोटिक जो होता है सब रोग के लिए काम करता है। इसके बाद आता है कि प्रतिजैविक काची करता है, काम क्या करता है एंटीबायोटिक। तो पहला कि पेनिसिलिन जीवाणु की कोशिका भित्ति संश्लेषण को रोकता है। दूसरा कि टेट्रासाइक्लिन आरएनए को राइबोसोम से नहीं बनने देता है। तीसरा क्लोरोफेमिनिकोल सूक्ष्म जीवों को प्रोटीन संश्लेषण से रोकता है, यानी कि जितना भी बेकार की चीज जो शरीर को प्रभावित करे उसको काम को रोक देता है। इसलिए हम लोग कुछ भी रोग होता है उसमें एंटीबायोटिक उपयोग करते हैं ताकि हमें सभी रोग से सुरक्षा मिल सके। हालांकि शुरू में उतना नहीं था एंटीबायोटिक की खोज, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का ही खोज हो गया है ना। हाँ देखो, एक अच्छी एंटीबायोटिक वह है जो पोषक के लिए हानिकारक रहे, तो माने कि हम लोग के लिए ज़्यादा हानिकारक ना हो और ज़्यादा कच्चे हो, फायदेमंद हो, तो उसे कच्चे कहता है। अच्छा, सबसे पहले एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। कौन नाम उसका था, पेनिसिलिन। और भी कुछ एंटीबायोटिक है, जैसे देखो कौन एंटीबायोटिक में कौन जीवाणु रहता है। तो पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक है, एक में स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिसन जीवाणु रहता है। क्लोरो एग्निफिनेस्कॉल, एक में स्ट्रेप्टोमाइसिस बेंजुएली रहता है। एरिथ्रियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेसिस रहता है। और पॉलीमिक्सिन, एक में एरोबैसिलस पॉलीमिक्सा रहता है। मतलब कि इधर एंटीबायोटिक के नाम है और इसमें उपस्थित जीवाणु के नाम है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद कहता है कि विभिन्न प्रकार के एल्कोहलीय पेय पदार्थ उसमें उपस्थित कच्चे पदार्थ के मान। देखो कहता है कच्चे एल्कोहल पदार्थ में सबसे पहले अस्वाहन रहित एल्कोहल, एक में फलों के रस से बनाया जाता है, जेकरा में 3 से लेकर 24% तक के है ना एल्कोहल होते हैं। दूसरा है बियर में जौ से बनाया जाता है, यानी कि माल्टोज से, और इसमें 4 से 5% एल्कोहल की मात्रा होती है। वाइन का अंगूर के रस से प्राप्त किया जाता है, इसमें 10 से 12% तक एल्कोहल होता है। साइडर है ना, सेव का रस या शर्करा 3 से 6%। और देहात भाषा में महुआ जिसका उपयोग होता है, इसको बहुत ही ज़्यादा है ना, महुआ जिसको दारू का नाम जानते हैं। और सबसे खतरनाक भारत वालन बहुत ज़्यादा उच्च मात्रा में एल्कोहल का उपयोग करता है। हालांकि एल्कोहल का उपयोग ठंडे प्रदेशों में मान है, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत कम होता है, हृदय को काम करने के लिए थोड़ा सा उसमें की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको शराब पीना बहुत जरूरी मान जाता है। चर्च में भी दारू टांगा रहता है, भगवान गॉड ओ माई गॉड में भी जाओ दारू पियो, भगवान की भक्ति करो, है ना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, क्योंकि भारत गर्म प्रधान देश भी है और साथ साथ धार्मिक रूप से शराब उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आदत से मजबूर हो गए हैं। और भी है ब्रांडी, है ना, सेब और चेरी के रस से बनता है, एक में इतना % एल्कोहल होता है 40 से 50। विस्की, रम, है ना, वोडका, जिन, ये सब कच्चे शराब के प्रकार है और एक अच्छी से बनता है, इसका नाम है। यहाँ पे कितना % एल्कोहल की मात्रा होती है उसका स्वाद में, ठीक है ना। इसके बाद भी होता है फैक्ट्री में उपयोग किसका, तो जैव रसायन का, ठीक है ना। जैव रसायन किसका उपयोग होता है, जैव सक्रिय अणु, सूक्ष्म जीव या जीवाणु विभिन्न प्रकार के रसायन एंजाइम अन्य जैविक सक्रिय का उत्पादन करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं, हम लोग फैक्ट्री में करते हैं। जैसे पहले एल्कोहल या एस्टीजोन, ठीक है ना। शर्करा के घोल को ब्यूटाइल एल्कोहल के साथ एवं एसीटोन का निर्माण
क्लोलोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिल नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है और एथेनॉल का उत्पादन ईस्ट के प्रयोग से होता है। इसको बस ध्यान में इतना रखें कि एल्कोहल बनाने में है ना किसका उपयोग करते हैं, तो ईस्ट का उपयोग करते हैं। कार्बनिक अम्ल में भी इसका उपयोग करते हैं, किसका, सूक्ष्मजीव का, है ना। इसमें देखो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल के निर्माण करने में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, इस तरह से। और फिर सिट्रिक अम्ल बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं। सुक्रोज वायवीय किण्वन से होता है और इसका उपयोग दवाई या खाद्य पदार्थ बनाने में होता है सिट्रिक अम्ल के। और ऐसे माना जाता है 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल में भी क्या होता है, तो किण्वन की प्रक्रिया होता है, अर्थात इसमें सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है, अर्थात किसका उपयोग होता है, तो ईस्ट का उपयोग होता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ईस्ट की उपस्थिति में क्या करेगा, एथिल अल्कोहल बनाएगा, तो क्या पड़ेगा, एसिटिक अम्ल का निर्माण फिर एथिल अल्कोहल से हो जाएगा। एथिल अल्कोहल को जब एसिटोबैक्टर जीवाणु से गुजार जाएगा तो क्या बदल जाएगा, एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल में भी क्या होता है, तो जीवाणु का उपयोग होता है। मक्का स्टार्च, आलू स्टार्च अथवा सीरा का लैक्टोबैसिलस बगलेरिस स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक के साथ किण्वन प्रक्रिया करते हैं और इसमें किसका उपयोग होता है, सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। ब्यूटरिक अम्ल में भी किसका उपयोग होता है, तो सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है, जिससे क्रीम वगैरह बना जाते हैं। एंजाइम में भी कपड़ा के धुलाई के लिए जो एंजाइम उपयोग किया जाता है, अपमार्जक, उसमें तेल के दाग हटाने के लिए, है ना, उसमें किसका उपयोग करता है, सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। तो इतना सारा ज़्यादा मात्रा में किसका फैक्ट्री में उपयोग होता है। और भी बहुत सारे हैं, है ना, जैसे कि सक्रिय अणु साइक्लोएस्पिरिन ए, इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलियस्पोरम नामक कवक से किया जाता है और इसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण या प्रतिरक्षा निरोधक के कारक रूप में काम किया जाता है। सिरका उद्योग में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, किसका, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई का, ठीक है। सिरका की रेटिंग में ही जूट के सन के पटसन को रेशे तैयार करने के लिए इसमें जो किण्वन प्रक्रिया किया जाता है, अर्थात नदी में या तो फिर तालाब में से सनाने के लिए छोड़ दिया जाता है ना। और फिर उसके बाद फिर लकड़ी के बने मुंगड़ी से सकाची किया जाता है, पीटा जाता है। इसको ध्यान में रखना, थोड़ा सा इस तरह से समझो इसको। देखो सिरका या रेटिंग धागा बनाना रहता है, तो जूट के पटसन को कच कहता है, राहड़ के इसम के कुदरुम के डाढ़ को कोड़ के और उसको कादों में दबा दिया जाता है। तो कादों में दबाने के बाद उसको पत्ता जो है ना, मैंने तना जो है, तना उसको से अलग होता है और सड़ने लगता है और उसको से कची कहता है, बाहर से कब करके छिला जाता है, तो नहीं पीट पीट के आराम से धागा निकल जाता है और उसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। हालांकि देहात में हाथ से ही बांटा जाता है, या तो एक इस प्रकार से रहता है लट्ठा, है ना, इसको और इसको में इसी प्रकार से वो रहता है हुकली बना, लेके इसे घुमा घुमा के सब बांधते हैं। चाय उत्पादन में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें पत्तियों का विशेष स्वाद आ जाए, सुगंध आ जाए, इसके लिए क्यूरिंग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में भी चमड़ा के, है ना, उपस्थित ऊपर छोटे छोटे बाल जो रहते हैं, रोमर रहता है, उसको हटाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। तंबाकू उद्योग में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है ना। कुछ जीवाणु जैसे कि बैसिलस मेगास्थीरियम, माइकोकोकस इत्यादि तंबाकू किसका उपयोग करते हैं, तो पत्तियों को स्वाद लाने में उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग सब करते हैं कच्चे में तो खाने में, तंबाकू के रूप में, खैनी के रूप में। इसके बाद वाला जो टॉपिक आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, इसका नाम है कच्ची बहित मल जल के उपचार में सूक्ष्मजीव, है ना। दीर्घ उत्तरीय में पूछता है इसको सब क्वेश्चन। आखिरकार बहित मल जल क्या है, इसके उपचार में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, ठीक है। देखो बहित मल जल की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि नगर के व्यर्थ जल को बहित मल जल कहते हैं। बड़े बड़े शहरों को जो बोची तो मिला रहता है, सब कचरा होता है, उसको कैसे कहते हैं, इसके नाम है मल जल। जल के साथ मल वगैरह चीज सब चीज है ना, कार्बनिक का कार्बनिक पदार्थ, तो उसको कैसे कहते हैं, मल जल कहते हैं, ठीक है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा होती है और इसमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं और इसका उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में होता है। पहला चरण, ठीक है ना, इसको एक और परिभाषा दिया हुआ है किसका तो बहित मल जल का, है ना। बड़े बड़े शहरों या कस्बों में घरों के निकलने वाला मनुष्य के मल, नलिया, बहता हुआ गंदा पानी, मल का हलता हुआ एकदम पूरा तरह से कच्चे का सीधे नदी में चल जाता है, झरना डाल जाता है, जो कि हानिकारक होता है, जिसे कुछ मल जल के नाम से जानते हैं। इसका क्या हानिकारक प्रभाव होता है, तो पहला कि बहुत अधिक मात्रा में जल को दूषित कर देता है, दूसरा कि रोगों को ही फैलाता है, तीसरा कि हानिकारक मात्रा में धातु और कार्बनिक इसमें जैविक होते हैं, बहित मल जल को प्रदूषित कर देता है। इसलिए शहरों से बहित मल जल को उपचारित करने के लिए बहुत जरूरत होता है, नहीं तो समुद्र के पूरा कच्ची कर देगा, खराब कर देगा। और इसके 2 माध्यम से हम लोग कच्ची कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, जिसको हम लोग पहला को प्राथमिक उपचार का नाम जानते हैं या भौतिक उपचार, और दूसरा का द्वितीयक या तो जीव विज्ञानी उपचार के नाम से जानते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें बहित मल जल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है, अर्थात इसे निस्पंदन किया जाता है, यानी कि छान दिया जाता है, बड़े बड़े टुकड़ों को कच्ची करते हैं, छान दिया जाता है और इसमें भी निम्नलिखित चरण होता है। पहले कि पानी को ऊपर से तैरते हुए कचरे को हटा लिया जाता है, और इसके बाद उसे कच्ची कहता है। शीत बालुकासा में छोटे छोटे
कंकड़ मिट्टी को कन्या अवसाधन द्वारा अलग कर देता है और उसको छोटे छोटे कण टुकड़ा कर देता है अलग। ठोस अपशिष्ट नीचे बैठ जाते हैं जिन्हें प्राथमिक अपंक कहते हैं, जबकि पलवी तैरने वालों को बहिस्राव कचरे भी कहते हैं। प्राथमिक अपंक नीचे बैठ रह जाता है तथा शेष कचरे होते हैं बाहर निकल जाते हैं, दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है। प्राथमिक प्रतिक्रिया में यही 3 गो होता है। सबसे पहले इसको उपस्थित छोटे छोटे कचरे को कहता है छान लिया जाता है। दूसरे बाद इसमें कचरे कहता है तो इसको से उपस्थित ऊपर जो है उसको अलग कर देते हैं, नीचे वाला को अलग। इसके बाद फिर तीसरा वाला को कचरे कहते हैं दूसरे उपचार के लिए भेज देते हैं। तो दूसरा उपचार का होता है कि द्वितीयक उपचार को बहिस्राव का वायु एवं अवायवीय दोनों वायवीय अवायवीय दोनों से होता है। प्रथम बहिस्राव को बड़ी बड़ी वायु संचलन में भेजते हैं और वायु प्रवाहित करते हैं, जिसमें से उपस्थित जीवाणु अच्छा वायवीय पर्यावरण मिलता है और लाभकारी वायवीय सूक्ष्म जीव वृद्धि से कच्चे करते हैं, फ्लॉक्स करते हैं, माने कि इसको में हवा दिया जाता है ना। अगर बढ़िया रहा तो सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि कर जाएगा, नुकसान वाला रहेगा तो कच्चा हो जाएगा, मर जाएगा। देखो यहाँ पर यह आता है चीज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बीओडी क्या है ना। बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहता है ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करते हैं, मिलने में जीवाणु का उपयोग ली जाती है, उसे कच्चे कहते हैं बीओडी, है ना। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने में जितना जीवाणु का उपयोग होता है उसे कच्चे कहते हैं बीओडी कहते हैं। एक क्वेश्चन आएगा बीओडी सीओडी में अंतर, ठीक है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। भारत के 2 प्रमुख नदियाँ गंगा जमुना बहित मल फैक्ट्रियों से निकाली गई गंदगी से बहुत ज़्यादा कुछ हो गए, प्रदूषित हो गई है, इसलिए सरकार इसके लिए कच्चे करता है योजना चलाता है, गंगा सफाई योजना, है ना, जमुना सफाई योजना, ठीक है। लेकिन फिर भी इसे पूरा तरह से साफ नहीं किया गया है। इसके बाद आता है कि संक्रमित अवमल, ठीक है, बहित मल जल में बीओडी की मात्रा समुचित कमी हो जाने के बाद उसे बहिस्राव के लिए बाहर निकाल लिया जाता है और टोंक में भेजा जाता है। यहाँ जीवाणु फ्लक्स धीरे धीरे नीचे बढ़ जाते हैं और अवसाद कच्चे होते हैं, अब संक्रमित मल कहते हैं, जो नीचे बढ़ जाता है उसे कच्चे कहते हैं, संक्रमित अवमल, ठीक है। इसके बाद आता है अवायवीय अवमल संचरित। संक्रमित अवमल में बचे हुए जो मुख्य भाग है पंप के माध्यम से बड़े बड़े टंकी में लगाया जाता है, ऐसे अवायवीय अवहित कहते हैं, तो कहते हैं संचारित। इसके बाद आता है क्या ना कि बायोगैस में वो उस तरह से तो जल का हो गया, शुद्धिकरण हो गया और जितना सूक्ष्म जीव था सब मर गया, आप उसको नदी में छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का भूमिका। 10वां में लोग पढ़े थे कि बायोगैस या गोबर गैस, ठीक है ना, जिसमें हौज बनाया जाता था 3 गो, है ना, एक गैस टंकी के लिए, आएगो सड़ने के लिए, वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से तब बायोगैस के बारे में हम लोग जाने। तो बायोगैस एक प्रकार के गैस का कच्चा होता है, मिश्रण होता है और इसका सबसे मुख्य अवयव कच्चा होता है मीथेन होता है, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछा कि बायोगैस का सबसे मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। इसके बाद कहता है कि सूक्ष्म जीव सक्रियता के द्वारा उत्पन्न होती है और कुछ CO2 और H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस भी उत्पन्न करता है और सामूहिक रूप से कच्चे से कहते हैं तो मीथेनोजेन कहते हैं। और गोबर गैस बायोगैस पैदा करने के लिए इसमें कच्चे करते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि गोबर इसमें उपयोग होता है इसलिए गोबर गैस ही कहते हैं, ठीक है। तो गोबर गैस संयंत्र होता कैसा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बायोगैस संयंत्र में एक टैंक होता है जो 10 से 15 फीट गहरा होता है और गोबर गैस कच्चे होता है, इसमें गोबर भरी रहती है, इसके ऊपर ढक्कन रखा रहता है और इसमें कच्चा होता है किण्वन की प्रक्रिया होता है जिससे गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊपर की ओर कच्चा होता है आने लगता है। इससे बायोगैस की आपूर्ति होती है और उपयोग में लाई गई जाती है, ऐसे निकल जाता है। बायोगैस प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है और गोबर गैस संयंत्र 2 प्रकार के होते हैं, है ना। बायोगैस से कच्चे बनते हैं, खाना बनाते हैं, है ना, ये भी एक प्रकार के अच्छा ईंधन के स्रोत में जाता है। आगे के प्रकार का होता है गोबर गैस संयंत्र 2 प्रकार से, एगो पलवक गैस होल्डर प्रकार का बायोगैस, एगो स्थिर गुबंदाकार बायोगैस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, देखो ये है गोबर गैस का संयंत्र का चित्र, ठीक है ना। यहाँ पे बायोगैस का एक प्रारूप, इधर से एक टंकी है, इसको में डग और वाटर माने कि गंदगी और पानी डालते हैं और यहाँ पे ऊपर वाला हौज में कच्चे बनेगा तो गैस बनेगा और सड़ेगा, सड़न के बाद सड़न यहाँ पे जाएगा, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकले। इसलिए शुरू में हम कहते हैं कि इसमें 3 टंकी का उपयोग किया जाता है। छोटा सा टंकी गैस का रहता है और इसे पाइप द्वारा कच्चे करता है, गैस आउटलेट कर लिया यानी कि बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसको से लाभ का है, पहला लाभ है किस गैस स्टोव में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, गैस को जलाओ काम करो। इसका प्रयोग भोजन पकाने में, उजाला करने में या तो ईंधन चलाने में किया जाता है। कुछ भी करो, गैस सही है तो खाना बनाओ या चाय बनाओ, है ना, या तो फिर खाली सिलेंडर गैस के छोड़ दो। बायोगैस बिना धुएं के साथ जलती है और अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं, यानी कि प्रदूषण ज़्यादा नहीं होता है, इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है
और इसके बाद जो अपशिष्ट रूप में बनता है उसे खाद के रूप में भी काम करता है और ये उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता है। गाँव में सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, लेकिन थोड़ा सा एक कमी हो जाता है इसका नुकसान में लिखेंगे कि लोग इसमें थोड़ा सा अथी महसूस करते हैं, बेकार के महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें है ना गोबर को उठा करके डालना पड़ता है, गोबर इकट्ठा करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसे खराब मानते हैं और इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं हो पाया, जबकि LPG सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। और ये कहता है कि संगठन क्या है, ठीक है ना। देखो बायोगैस में 50 से 70% मीथेन और 25 से 30% तक कार्बन डाइऑक्साइड और 1 से 5% तक हाइड्रोजन होता है, जबकि हाइड्रोजन भी ईंधन है, मीथेन भी ईंधन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उतना ज़्यादा मात्रा में ईंधन है और थोड़ा सा मात्रा में से H2S पाया जाता है। इसका कोई खास विशेष प्रकार की गंध नहीं होता है, जैसा कि LPG में मैथिल एथिल मरकप्टन मिलाया जाता है वैसा गंध नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मीथेन का थोड़ा सा गंध होता है। आगे कहता है कि जैव नियंत्रण कारक में सूक्ष्म जीव, इसके बाद अलग टॉपिक आता है जैव नियंत्रण में, है ना। आखिरकार हम लोग के नियंत्रण रोग में कैसे कैसे उपयोग होता है सूक्ष्म जीव, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो ये अलग टॉपिक कहता है पादप रोग पीड़क नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक का प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि जीव केवल पौधों हम लोग कहीं ना बीमार करते हैं, पौधा को बीमार करते हैं, है ना। खर पतवार को नाशने में ही काची करते हैं, काफी मदद करते हैं। आखिरकार हम लोग को फिर कहता है कि जैव पीड़कनाशी की आवश्यकता। वर्तमान में पीड़क नियंत्रण अनेक प्रकार के रासायनिक पीड़कनाशियों का प्रयोग किया जाता है और अनेक भागों में से कच्ची कर गया बांटा गया, जैसे कि पहले खरपतवारनाशी, दूसरा कीटनाशी, ठीक है। इसम तो खरपतवारनाशी कैसे करते हैं, तो इसका उपयोग खेत में उगने वाले अवांछित पौधे को मारने में किया जाता है, जिसे हम लोग कैसे कहते हैं खरपतवारनाशी, DDT भी इसमें आता है। कीटनाशी इसका प्रयोग कीट पतंग को मारने में कैसे किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और कृदांतनाशी इसका उपयोग चूहा खरगोश जैसे यदि को मारने में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि चूहा जहर चाहे तो फिर चूहा के दवाई के नाम से जानते हैं इसे। रासायनिक पीड़कनाशी अत्यधिक प्रयोग से कच्चे होते हैं दुष्प्रभाव होता है, जैसे कि पीड़कनाशी के समुचित प्रयोग से फसल नष्ट हो जाती है, जिससे नुकसान भी होता है, फसल भी खराब हो जाता है। साथ साथ कि एगो इसको में भी जाने कि अगर चूहा सब मर जाएगा तो फिर भी कच्चा हो जाएगा, तो आहार श्रृंखला में प्रॉब्लम हो सकता है। ये लाभकारी हानिकारक दोनों होते हैं और इसको जीवों में समान रूप से कच्चे करता है, नष्ट करता है। और खैरपतवारी देखो एगो आता था जैव खरपतवारी, कौन खरपतवारी, जैव, ठीक है। ये वे जीवधारी हैं जो फसल को बिना नुकसान पहुंचाए खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। यही बहुत बढ़िया, माने कि और सब कोई को नुकसान नहीं पहुंचाता है, कितना नुकसान पहुंचाता है तो खरपतवार को, ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि जैविक कीटनाशक, कौन सा जैविक कीटनाशक अच्छे, तो जैविक नियंत्रण के लिए पीड़कों का प्राकृतिक भक्षण किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख लाभ होते हैं, जैसे पहला कि जहर रहित होता है, इसमें जहर नहीं पाया, चिरकालीन नहीं होता, मतलब कि ज़्यादा लंबा ये नहीं चलता है, पीड़क को बढ़ावे में संख्या निर्मित होता है और ये विषैले होते हैं और रासायनिक पीड़कनाशक पर निर्भर कम रहता है ना। इससे प्रदूषण कम होने की संभावना रहता है, क्योंकि केवल कच्चे करते हैं पौधों को ही फायदा पहुंचाता है, ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि पीड़क तथा रोगों के जैव नियंत्रण, कृषि में पीड़कों का नियंत्रण यह विधि है, रसायन का प्रयोग तुलना प्राकृतिक प्रभक्षण पर आदि निर्भर रहता है। इसके बाद कहता है कि वैक्यूलो वायरस क्या है, कौन वैक्यूलो वायरस, तो रोगजनक विषाणु का ऐसा समूह जो कीटों संधि पदों में हमला करता है, अधिकांश वैक्यूलो वायरस कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं वैक्यूलो वायरस, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव होता है, खाद के रूप में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। सूक्ष्म जीव के देखो जैव उर्वरक के रूप में कच्चा होता है, तो जैव उर्वरक माने कच्ची जो मृदा के पोषण को बढ़ाते हैं उसे कच्चे कहते हैं जैव। जैसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, है ना, तो एक में राइबोजोबियम का नाम पहले आता है। ल्यूगेमस राइबोजोबियम जिसे सहजीवी के नाम से जानते हैं, ये नाइट्रोजन फसल अति आवश्यक होता है और जो कृषि के सीधे कच्चे करता है, प्रभावित करता है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काफी ज्यादा मदद करता है। ल्यूगिनियस नामक परिवार में पाया जाता है, यानी कि मटर में, सेम में, इसम के जड़ में पाया जाता है। डायरेक्ट वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और मिट्टी में पहुंचा देता है, जिसका से मिट्टी के पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। आगे कहता है कि स्वतंत्र जीवी जीवाणु, है ना, मिट्टी में अनेक प्रकार के स्वतंत्र जीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल को वायवीय और अनवायवीय दोनों प्रकार से कच्चे रहते हैं, समृद्ध रहते हैं। ये असहजीवी प्रकृति के होते हैं। कैसे होता है, जैसे कि एजोटोबैक्टर, बैसिलस पॉलीमिस्टा इत्यादि, ठीक है ना। इस सबके निम्नलिखित सम्मिलित किया गया, एगो अनिवार्य अनिवायवीय जैसे कि एजोटोबैक्टर बिजरिकिया, और अनिवार्य अनिवायवीय माने कि क्लोरोस्टिडियम, और प्रकाश संश्लेषी में भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि रोडोस्पेरियम, क्रोमेटियम, और फिर नीलहरित शैवाल भी इसमें आता है, ठीक है ना। इसके बाद एगो आता है टॉपिक जो कि मुख्य है, कहते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया धान के खेत में बहुत ज्यादा कुछ होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। धान में जो हरा हरा मांस पाया जाता है वो कच्चे होता है, काफी ज्यादा उपयोगी होता है धान के लिए, नाइट्रोजन के काफी ज्यादा कुछ होता है स्रोत होता है। नीले हरे शैवाल जो लगभग 40 प्रजातियां पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के सक्षम में होते हैं। और एनाबीना, नॉनस्टेक, ओलोसाइरा कुछ प्रभाव नाइट्रोजन स्थिरीकरण नीले हरे शैवाल
होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वो कहता है कि माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा भी कैसे होता है, तो ऊंच पौधा होता है जो जड़ में कवक संबंध कहलाता है। ये 2 प्रकार में भाग में बटाया गया है, एगो एजेटोमाइकोराइजा और एगो एंडोमाइकोराइजा, ठीक है ना। एजेटोमाइकोराइजा में क्या होता है, इसमें एक कवक तंतु पौधों की जड़ों के सतह पर कवच बनाते हैं और कवच के तंतु जड़ के काटक से मृदा का संपर्क बना रहता है, मृदा को कच्चे देता है, पोषक तत्व देता है। और एगो कच्चे है तो एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा क्या करता है कि कवक तंतु जड़ के सतह से कवच नहीं बनाते, एक स्थान से ढीले रूप से गुथे हुए हाइफी बनाते हैं और काष्ठीय पौधे में अंदर चल जाते हैं, जिससे उसे नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। ये होता है एक्सटोमाइकोराइजा एंडोमाइकोराइजा में अंतर। एक बात कहता है, एक प्रयोग और लाभ से क्या होता है, तो जड़ के तल क्षेत्र बढ़ता है और जड़ में अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना। और ये पोषक तत्व को अवशोषण कर लेते हैं और भी इस विशेष प्रकार से कच्चे तो फास्फोरस में और जिंक के कॉपर की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ पौधे जैसे कि चीड़ नया स्थान पर तब तक नहीं उगते हैं जब तक कि मिट्टी में माइकोराइजा नहीं हो। चीड़ उपजने के लिए माइकोराइजा का होना बहुत जरूरी है। इनकी उपस्थिति से पौधे में बीमारी पैदा करने वाले कवक कच्चे होते हैं, मर जाते हैं, उसमें किसी तरह से जीवाणु उत्पन्न नहीं होते। फिर कहता है कि बीटी कॉटन या बीटी कपास के नाम से क्वेश्चन भी पूछने वाला है, ठीक है ना। देखो, बैसिलस थियोरिजिएसिस कोक्टिन के विष के लिए जिम्मेवार जीन के द्वारा एक सफल पूर्वक पौधे को विकसित किया जाता है जो कि पीड़क प्रतिरोधी थे और इसका समान उदाहरण का चाहिए बीटी कॉटन है, ठीक है ना। माने कि कपास को उत्पत्ति के लिए एक बहुत बढ़िया फसल उपजाया गया है जो कि इसमें किसी तरह के रोग नहीं रहता है, जिसे हम लोग बीटी कपास के नाम से जानते हैं। और यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे बीटी कपास के बारे में। तो बीटी कपास के साथ ही चैप्टर का होता है खत्म होता है। फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। जय हिंद।